नमस्कार, मैं महेश याग स्वागत करता हूं आपका सितारा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन अध्ययन कर रहे थे डीपीएसपी का, जो अपन ने पीछे की क्लास में कंप्लीट किया था। कुछ स्टूडेंटों के उसमें सवाल थे कि सर डीपीएसपी के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है, तो उन पॉइंटों में से कुछ सवाल आते हैं, तो बात करता हूं मैं उनकी। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या आती है सब प्रश्नों में, या ऐसे कोई डाउट होता है, तो वो चीज़ आप कमेंट करके बताना, ताकि नेक्स्ट क्लास में उस पर चर्चा हो सके। तो चलते हैं डीपीएसपी में। थोड़ा सा आपको बताऊं, बहुत सारे विद्वानों ने इनके बारे में क्या क्या बोला। डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या बोला है, एक केटी शाह नाम का विद्वान था, केटी शाह। इसने क्या बोला कि डीपीएसपी तो एक ऐसा चेक है, डीपीएसपी तो एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है, जैसा बैंक चाहे ऐसे। दोबारा सुन लेना, एक केटी शाह एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ये बात बोली डीपीएसपी के बारे में कि ये तो एक ऐसा चेक है, यह तो एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। तो ध्यान में रह सकता है ये पॉइंट, याद रखना इसको कि ये किसने बोला कि बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, केटी शाह ने। एक और विद्वान श्री नसरुद्दीन थे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये तो जो डीपीएसपी है, ये तो नव वर्ष के प्रथम दिन लिए गए संकल्पों की तरह है, ये तो नव वर्ष के प्रथम दिन लिए गए संकल्पों की तरह है, ये तो नव वर्ष के प्रथम दिन लिए गए संकल्पों की तरह है। तो ध्यान रखना इस चीज को कि केटी शाह ने तो क्या बोला कि यह तो एक ऐसा चेक है, ये तो एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार, जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये पूछ सकते हैं, ये स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि किसने कहा कि ये तो एक ऐसा चेक है, या डीपीएसपी के बारे में किसने बोला कि यह तो एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। और ये किसने बोला कि ये तो नव वर्ष के प्रथम दिन लिए गए संकल्पों की तरह है। तो ये किसने बोला, श्री नसरुद्दीन नाम के कोई विद्वान थे, उसने ये बात बोली। अगला पॉइंट इसमें जो आता है वो है के.सी. वहीयर ने क्या बोला डीपीएसपी के बारे में। तो के.सी. वहीयर बोलता है लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। तो पूछ सकता है कि डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने बोला। तो वो कौन थे, के.सी. वहीयर। एक टीटी कृष्णमाचार्य थे, टीटी कृष्णमाचार्य ने क्या बोला कि ये तो भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर है, ये तो भावनाओं का स्थायी कूड़ादान है या कूड़ा घर है। तो ध्यान रखना इन स्टेटमेंटों को, यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि डीपीएसपी के बारे में कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिए अपने, वो क्या क्या होते हैं, क्या क्या दिए। केटी शाह ने बोला कि यह तो एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है।
श्री नसरुद्दीन क्या बोलता है, ये तो नववर्ष के प्रथम दिन लिए गए संकल्प के समान है। और केसी वहियर क्या बोलता है कि लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। कौन? डीपीएसपी। और टीटी कृष्णाचार्य क्या बोलता है, टीटी कृष्णाचार्य बोलता है कि भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर डीपीएसपी को बताता है। कौन? टीटी कृष्णाचार्य। तो जो आपका प्रश्न था उसका जवाब आपको मिल चुका है। अब चलते हैं आगे। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो इम्पोर्टेंट अच्छा पॉइंट रहेगा। वो कौन सा है? वो है मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, ये अच्छा पॉइंट है और यहां से सवाल पूछता है। तो मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, यहां से सवाल बनता है। मूल कर्तव्य, मूल संविधान में क्या मूल कर्तव्य शामिल थे? मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे? सवाल एक यहाँ पे क्लियर होता है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। अर्थात मूल संविधान में पूछता है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 0 थी। कोई मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे। तो शामिल कब होते हैं? बाद में इन्हें, ध्यान देना इस पॉइंट पे, कि बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 में, यहां से समझ लेना बात को, कि मूल कर्तव्य जो हैं वो मूल संविधान में शामिल नहीं थे। अर्थात मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी, 0 थी। और बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, यहाँ से सवाल पूछता है कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ उस समय पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। सरकार कांग्रेस की हो चुकी है, तो इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी। उस समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई एक, इस संविधान संशोधन के तहत एक समिति बनती है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति बनाई जाती है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसके आधार पे एक साथ 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ध्यान रखना कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। बाद में 42वां संविधान संशोधन किया जाता है 1976 में। उस समय सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी पीएम थी, कांग्रेस की सरकार थी। और एक समिति बनती है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिससे एक साथ 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो एक सवाल यहाँ पे ये पूछता है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए? तो इस चीज़ को ध्यान रखना, भाग कौन से में जोड़े जाते हैं? 4A या क में, 4A या क में। और अनुच्छेद पूछता है, अनुच्छेद कौन से में जोड़े गए? 51A या क में। तो यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो रहा है कि मौलिक कर्तव्यों मूल संविधान में बिल्कुल नहीं थे, बाद में जोड़ा। किस भाग में? 4A या क में। किस अनुच्छेद में? 51A या क में जोड़ा जाता है। किस समिति द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। अब मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया? किस देश की बात करता है? किस देश से लिया गया मौलिक कर्तव्यों को? तो देश की आप बात करेगा तो किस देश से? रूस से। सोवियत संघ रूस, रसिया है ना, सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो इतना बेसिक जो है इस चीज़ को ध्यान रखना कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। अर्थात मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। बाद में इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें एक समिति बनाई सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसमें एक साथ 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और कौन से अनुच्छेद में? 51 क में। कौन से भाग में? भाग 4 क में। नंबर अगला पॉइंट, किस देश से लिए? रूस से लिए। अब यहाँ पे ये सवाल पूछता है कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य? वर्तमान में कितने? क्या 10 ही है क्या वर्तमान में? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 है क्या? बिल्कुल नहीं। वर्तमान की अगर बात करता है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। वर्तमान में कितने? 11। अगर वर्तमान की बात करता है 11,
एक साथ जोड़ता है पहले 10, फिर 11वां और जोड़ता है, और जो 11वां जोड़ता है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ जो बेसिक है मौलिक कर्तव्यों का वो समझ में आया होगा, समझ में आया। इस चीज़ को ध्यान लगा के दोबारा समझ लेना यहाँ पे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बिल्कुल नहीं थी, संविधान में शामिल नहीं किए गए थे। सन 1976, ये भी पूछ सकता है 1976 से पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे। 1976 से पहले तो एक भी नहीं था। 76 में 10 एक साथ जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। वर्तमान में पूछता है 11 है, 11वां कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, और फिर नोट जरूर करना, लिखना इसको, और बार बार पढ़ना, ये चीज़ कवर हो जाएगी। यहाँ जो बेसिक से सवाल बनते हैं उनकी बात करेंगे। अब अगर अपन बात करें आगे, तो सवाल यहाँ से तो आएगा, यहाँ से तो आएगा सवाल पक्का, लेकिन उससे अच्छा सवाल बनता है मौलिक कर्तव्यों से। मौलिक कर्तव्यों से एक एक मौलिक कर्तव्यों को अपन पढ़ेंगे एक एक को, और इसके साथ साथ आपको इनका क्रम भी याद रखना है कि 1 नंबर पे कौन सा है, 2 नंबर पे कौन सा है, 3 नंबर पे कौन सा है। क्योंकि यहाँ से एक बार एक सवाल पूछा जा चुका है, RS 2015 में एक सवाल पूछा था कि 3 नंबर का या नाम दे दिया आपके सामने कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, ये कितने नंबर का मौलिक कर्तव्य है, कितने नंबर का मौलिक कर्तव्य है। तो ये नंबर भी पूछ सकता है। तो अपन बात करेंगे अब एक एक मौलिक कर्तव्य की, तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। नंबर 1, इनको याद कैसे करना है, आपको याद कैसे करना है, तो इनको आपको 2-2 के सेट में याद करना है, 2-2 के सेट में याद करना है। पहला और दूसरा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरा और चौथा जुड़े हुए हैं। 5वां और 6 नंबर का जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे करके अपन याद करेंगे, इनको याद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जो सवाल बनेगा वो सॉलिड सवाल होगा, अच्छा सवाल बनेगा। और यहाँ से सवाल को गलत होने की संभावना ज़्यादा है, तो उस चीज़ को अपन दूर करेंगे आज इस क्लास में। तो क्लास में बने रहो और देखते रहो, साथ साथ में नोट करते रहना इस चीज़ को। पहला मौलिक कर्तव्य, पहला मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य कहाँ है, मौलिक कर्तव्य कहाँ है, संविधान में है। मौलिक कर्तव्य कहाँ है, संविधान में है। तो पहला मौलिक कर्तव्य यही बोलेगा कि संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें। उसके जो आदर्श हैं, उसके आदर्श, संहिताएं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय ज्ञान का आदर करें। संविधान का तो पालन करें, उसके आदर्श, संहिताएं, राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका आदर करें। ये पॉइंट है पहला मौलिक कर्तव्य का। यहाँ पे राष्ट्रीय गीत की बिल्कुल भी बात नहीं की गई है, ना यहाँ पे गुरुजनों के आदर की बात की गई है, सम्मान की बात की गई है, ना यहाँ माता पिता के सम्मान की बात की गई है। तो यही पॉइंट डाल के पूछता है, यही पॉइंट डाल के पूछता है। तो इनसे आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ संविधान की बात की गई है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, संहिताएं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय ज्ञान का क्या करें, राष्ट्रीय ज्ञान का यहाँ क्या करें, आदर करें। राष्ट्रीय गीत की यहाँ पे बात नहीं की गई है, इस चीज़ को आप नोट जरूर करना। तो पहला क्या है, संविधान का आदर करें। क्या है, संविधान का आदर करें, संविधान का आदर करें तथा आदर्शों, संहिताओं, संविधान का आदर करें तथा आदर्शों, संहिताओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय ज्ञान, राष्ट्रीय ज्ञान का, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ज्ञान का आदर करें। संविधान का तो पालन करें, संविधान का पालन आएगा ना, संविधान का पालन करें तथा आदर्शों, संहिताओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय ज्ञान का आदर करें। इस चीज़ का ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा संविधान का पालन करें, संविधान का तो पालन करें और आदर्शों, संहिताओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय ज्ञान का आदर करें। राष्ट्रीय ज्ञान का आदर करें। राष्ट्रीय गीत नहीं है, राष्ट्रीय गीत नहीं है, यहाँ पे इस चीज़ को जरूर नोट करके लिखना, राष्ट्रीय गीत नहीं है।
इसकी बात नहीं की गई है, ना ही यहाँ गुरुजनों और माता पिता के आदर की बात की गई है, सम्मान की बात की गई है। केवल और केवल किसकी बात है? पालन संविधान का। संविधान है, संविधान का पालन करें, आदर्शों, संहिताओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय ज्ञान का आदर करें। ये जो शब्द होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार सवाल में ये शब्द देखे और पूछ लेता है, तो वहाँ कंफ्यूज मत होना, इस चीज़ को जरूर लिखना, नोट करना। और ये सवाल पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। नंबर दूसरा, तो राष्ट्रीय गीत इसमें नहीं है, राष्ट्रीय गीत इसमें नहीं है। संविधान का पालन और आदर्शों, संहिताओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत की बात ना करके राष्ट्रीय ज्ञान, इनका आदर करने की बात करता है। नंबर दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बोलेगा? दूसरा पॉइंट यहाँ बोलता है, यहाँ तो संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय ज्ञान के आदर की बात करता है, लेकिन दूसरा क्या बोलता है कि स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहा है क्या? कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तो ये चीज़ यहाँ पे कवर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 कि स्वतंत्रता आंदोलन को, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, हृदय में संजोए रखें। तो पहला पॉइंट, पहला मौलिक कर्तव्य क्या था? कि संविधान का पालन करें और संस्थाएं जो हैं, आदर्श जो हैं, और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का क्या करें? आदर करें। यहाँ पे संविधान का पालन और इनके आदर की बात हो रही है। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे जो निकल के आ रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तो इन दो को एक दूसरे से जोड़ के याद रखो, इन दो को एक दूसरे से जोड़ के याद रखो, याद हो जाएगा आराम से। अगला पॉइंट मौलिक कर्तव्य नंबर 3। मौलिक कर्तव्य नंबर 3 क्या बोलेगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ से, लेकिन ये चीज़ें अगर कवर हो गई ना तो फिर अच्छी कंडीशन में आप आ जाओगे और आराम से काम हो सकता है, यहाँ पे क्लियर कर लोगे आप। नंबर 3 पॉइंट क्या बोलता है? नंबर 3 बोलता है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, और अखंडता की रक्षा करें। ये कर्तव्य किसका है? ये कर्तव्य किसका है? ये देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यही RS 2015 में प्रश्न पूछा गया था कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ये कितने नंबर का मौलिक कर्तव्य है? तो ये 3 नंबर का है। इसमें 3 पॉइंट आ रहे हैं महत्वपूर्ण, 3 पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है। तो 3 नंबर का है प्रभुता, एकता और अखंडता। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें शब्द निकल के आ रहे हैं, तो ये 3 नंबर का है, 3 नंबर का है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात मौलिक कर्तव्य कितने नंबर का करता है? 3 नंबर का करता है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। पॉइंट नंबर 4, 4 नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या बात करेगा? 4 नंबर का मौलिक कर्तव्य बात करता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, मतलब बुलाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यहाँ पे रक्षा करें किसकी? प्रभुता, एकता और अखंडता की। और नंबर 4 पॉइंट मैंने क्या बोला? एक दूसरे को जोड़ के, दो को जोड़ के काम करना है अपन को। तो दो को जोड़ के कैसे? यहाँ प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा, और वहाँ देश की रक्षा, देश की रक्षा करें और आह्वान मतलब बुलाने पर राष्ट्र की सेवा करें, बुलाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें, आह्वान करने पर
राष्ट्र की सेवा करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ क्या पॉइंट निकल के आ रहा है? नंबर 3, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करे। 3 शब्द निकल के आ रहे हैं और नंबर 3 का है। 4 नंबर क्या बोल रहा है कि देश की रक्षा करे, देश की रक्षा करे। और आह्वान, आह्वान का मतलब होता है बुलाना, बुलाने पर राष्ट्र की सेवा करे। आपकी ज़रूरत पड़ी है देश को, तो इसका मतलब देश की आप क्या करो? सेवा करो, सेवा करो। तो ये पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ देश की रक्षा और यहाँ प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा की बात करता है। तो उम्मीद करता हूँ 3 और 4 भी क्लियर होंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और साथ साथ में भी यार नोट्स बना रहे हो तो ज़रूर बनाना, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद हो गई तो आप कहीं ना कहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट नंबर 5 नंबर का मूल्य कर्तव्य क्या बोलता है? मैं मिटा रहा हूँ इनको, स्क्रीनशॉट लेके फिर आराम से एक बार दोबारा पढ़ के इनको लिख लेना आप। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 5 बोलता है, पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे बोलेगा कि देश की समरसता, ध्यान देना, देश की समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। देश की समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास करे तथा ऐसी प्रथाओं का परित्याग करे जो महिलाओं के क्या हो? सम्मान के विरोध में हो या सम्मान के विरोध हो, विरोधी हो। ध्यान दे, नंबर 5 पॉइंट क्या निकल गया कि देश की समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। देश की समरसता, देश की समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। इस चीज़ को ध्यान रखना, देश की समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करे तथा ऐसी प्रथाओं का परित्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के क्या हो? विरुद्ध हो, जो महिलाओं के सम्मान के क्या हो? विरुद्ध हो। तो यहाँ पे अगला क्या निकल गया? तथा ऐसी प्रथाओं का, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ध्यान देना, नंबर 5 पॉइंट क्या निकल के आता है कि देश की समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का क्या करे? विकास करे। देश की समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास करे तथा ऐसी प्रथाओं को का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरोध हो या विरोधी हो या विरुद्ध में हो। तो ध्यान देना, यहाँ पे नंबर 5 पॉइंट में 5 पॉइंट अच्छे 5 में यहाँ पे कितने पॉइंट अच्छे निकल के आते हैं? समरसता और भ्रातृत्व और महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, मतलब ऐसी प्रथाओं को, ध्यान देना 5 पॉइंट अच्छे निकल के आए। समरसता और भ्रातृत्व की भावनाओं का तो विकास हो, समरसता और भ्रातृत्व की भावनाओं का तो विकास हो। और प्रथाएं, कैसी प्रथाएं? जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध में हो, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध में हो, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध में हो। तो नंबर 5 जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या बोलता है कि देश में या देश की समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें तथा ऐसी प्रथाएं जो हैं उनका त्याग करना है जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध में हो, जो महिलाओं के सम्मान के विरोध में हो। तो उम्मीद करता हूँ 5 नंबर का मौलिक कर्तव्य जो है वो समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इनको देखो याद तो करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा और पॉइंट टू पॉइंट याद करना पड़ेगा। अब कैसे याद करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। क्यों याद करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ से जो सवाल बनेगा वो अच्छा सवाल होगा, अच्छा सवाल होगा। आपको जो बेसिक पता है मौलिक कर्तव्यों का वो तो है ही है, वो तो है, यहाँ से सवाल बनेगा, लेकिन उससे अच्छा सवाल जो बन रहा है मौलिक कर्तव्यों के अंदर से बनता है, कितने नंबर का कौन सा है और कितने नंबर के मौलिक कर्तव्य में क्या बात लिखी हुई है। तो ये चीज़ भी याद करनी जरूरी है। नंबर 6 यहाँ पे क्या बोलेगा कि देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझे। क्या बोलता है कि देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं
का महत्व समझें। देश की सामासिक, ध्यान देना यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छा है, देश की सामासिक, सामासिक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। सामासिक का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। देश की सामासिक संस्कृति की गौरवशाली, सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। यहाँ पे क्या निकल के आता है? पॉइंट नंबर 6 जो है वो क्या बोलता है कि देश की सामासिक संस्कृति, जो सामासिक संस्कृति है उससे जुड़े रहें, कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। मतलब सामासिक संस्कृति जो है उसकी जो परंपरा है उनका महत्व समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पॉइंट नंबर कितना बोलता है? मौलिक कर्तव्य 6 नंबर पॉइंट बोलता है ये बात। तो 5 और 6 में शायद कोई प्रॉब्लम ना हो। 5 नंबर बोलता है कि देश की समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास हो तथा ऐसी प्रथाओं का परित्याग करना है जो महिलाओं के सम्मान के विरोध में हो। नंबर 6 यहाँ पे पॉइंट क्या बोलता है कि देश की सामासिक संस्कृति, देश की सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को हम समझें। देश की सामासिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा के महत्व को अपन समझें। ये पॉइंट नंबर बोलता है 6। पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है? 7 नंबर मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है? अगर कोई डाउट्स लगे, कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ को समझ में, तो कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट क्लास में ज़रूर वो आपकी समस्या दूर की जाएगी। नंबर 7 क्या बोलता है? देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि पर्यावरण, ध्यान देना, देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य दे रहा है, देश के सभी नागरिकों के सभी कर्तव्य हैं ये। तो इसमें 7 नंबर में बोलेगा कि देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें, वन, झील, नदी और वन्य जीव, क्या है रहा है? पर्यावरण का संरक्षण करें, वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। तो क्या पॉइंट निकल के आया नंबर 7 में? यहाँ पे नंबर 7 में यहाँ पे क्या पॉइंट निकल के आता है कि पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करिए, पर्यावरण का संरक्षण करें, वन, झील, नदी और वन्य जीव। ध्यान से समझ लेना इस पॉइंट को। मौलिक कर्तव्य जो 7 नंबर का है वो क्या बोलता है? पर्यावरण का, देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें, वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। नंबर 7 पॉइंट क्या निकल के आया यहाँ पे अपने पास कि पर्यावरण की रक्षा करें, वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। ये बात बोलता है मौलिक कर्तव्य नंबर 7। कौन सा मौलिक कर्तव्य बोलता है? 7। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप कि 7 नंबर का मौलिक कर्तव्य पर्यावरण की रक्षा और वन, झील, नदी और वन्य जीव उनकी रक्षा करें और संवर्धन करें। मौलिक कर्तव्य नंबर 7। मौलिक कर्तव्य नंबर 8 की तरफ अपन चलें तो 8 नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है? 8 नंबर का मौलिक कर्तव्य बोलता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आपकी जो सोच है वो तर्क के साथ होनी चाहिए, लॉजिक के साथ होनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो इसमें क्या निकल के आया? मौलिक कर्तव्य नंबर 8 में कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आपकी जो सोच है वो वैज्ञानिक मतलब लॉजिक के साथ होनी चाहिए, कोई तर्क के साथ होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सुधार की भावना का
विकास करे। तो पॉइंट नंबर 8 क्या बोला यहाँ पे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास हो, तथा सुधार की भावना का विकास हो, या सुधार की भावना का विकास करें। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है नंबर 8, क्योंकि इसमें जो शब्द दिए गए हो सकता है आपने सुने हो सकता है आप इसे ना समझ, मतलब यहाँ तक आपने यहाँ नहीं पढ़ा हो कभी, तो ये नंबर 8 का जो है उस पर थोड़ा ध्यान देना कि क्या आ रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, मानव का सभी को मानव की तरह व्यवहार करना, मानववाद और ज्ञानार्जन, ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान में बढ़ोतरी करना, सुधार, हर समय सुधार की कोशिश करना, सुधार की भावना का विकास करे। तो नंबर 8 का पॉइंट है वो बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, ये नंबर 8 पॉइंट बोलता है, या मौलिक कर्तव्य नंबर 8 बोलता है। तो उम्मीद करता हूँ 7 और 8 दोनों समझ में आएंगे। 7 नंबर पर्यावरण का संरक्षण, वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा तथा उनका संवर्धन की बात करता है। नंबर 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, इसकी बात बोलता है नंबर 8 नंबर मौलिक कर्तव्य। आगे चलते हैं 9 नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लग सकते हैं आपको, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर ये चीज़ याद हो गई ना, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंटों से आगे निकल सकते हो आप, बहुत सारे स्टूडेंटों से आगे होंगे। नंबर 8 क्या बोलता है, नंबर 8 की बात अपने कर ली। नंबर 9 बोलता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नंबर 9 बोलता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। नंबर 9 मौलिक कर्तव्य बोलता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। ये पॉइंट बोलता है नंबर 9, मतलब हिंसा नहीं करनी है। हिंसा नहीं करनी है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। नहीं, यहाँ भी ना या नहीं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ना नहीं नो याद हो सकता है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हिंसा नहीं करनी है, हिंसा से दूर रहें। नंबर 10 पॉइंट मौलिक कर्तव्य नंबर 10, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि सभी अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। सभी अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। ध्यान देना, यहाँ पे 9 नंबर का जो है वो बात करता है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है और हिंसा नहीं करनी है। लेकिन नंबर 10 का जो पॉइंट है वो क्या बोलता है, नंबर 10 का पॉइंट यहाँ पे बोलता है कि सभी अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। सभी अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर
बढ़ने का सतत प्रयास करें। इस चीज़ का ध्यान रखना कि नंबर 9 नहीं करना है क्या, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, हिंसा नहीं करनी है। नंबर 10 क्या बोलता है कि अपने व्यक्तिगत, देश के सभी नागरिक अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। तो ये तो वो मौलिक कर्तव्य थे जिन्हें एक साथ जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय सरदार सुवर्ण सिंह समिति द्वारा। लेकिन उसके बाद में एक और जोड़ा जाता है, तभी तो मैंने बताया कि मूल संविधान में एक भी नहीं था, फिर एक साथ 10 जोड़े गए 1976 में, फिर 2002 में एक और जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में कितने हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। तो वो 11वां कौन सा है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार सवाल में ये 11वां पूछा जाता है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है। सबसे पहले 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है। सबसे पहले तो शिक्षा से संबंधित है। पूछता है किससे संबंधित है? शिक्षा से, शिक्षा से संबंधित। कब जोड़ा जाता है इसको, ये पूछता है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में से जोड़ा गया। इसमें क्या उपबंध है, इसमें क्या उपबंध किया गया? इसमें किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता का या मतलब कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता या उनका जो संरक्षक है या उनके संरक्षक का कर्तव्य है कि उनको प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ध्यान देना, यहाँ पे क्या पॉइंट निकल के आया कि 11वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो शिक्षा से संबंधित है और उसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसमें क्या उपबंध है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता या उनके संरक्षक का कर्तव्य है कि उनको प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो, प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो। ये कर्तव्य किनका है? ये माता पिता बच्चे की जो है उनका, और या किसी के माता पिता नहीं है उनका पालन पोषण कोई और कर रहा है तो उनके संरक्षक का कर्तव्य है कि उनको जो प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा है वो दिलाई जाए या प्राप्त करवाई जाए। तो ये 11 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप जरूर ध्यान रखना कि शिक्षा से संबंधित 6 से 14 और यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन 2002 में से जोड़ा गया। तब जाके वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हुए हैं? वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हुए हैं? 11। तो ये सवाल पूछता है कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। पहले मूल संविधान में कुछ नहीं, मतलब 0 थे, इन्हें शामिल नहीं किया गया, फिर एक साथ 10 जोड़े गए और फिर 2002 में एक और जोड़ दिया गया। वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये माता पिता या उसके संरक्षक का है, जो उसका पालन पोषण कर रहा है उसका कर्तव्य है कि उन बच्चों को या उस बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष की आयु के मध्य है उसको प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। थोड़ा सा ये जो पॉइंट है अपन ने, क्योंकि अपन विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, टॉपिक पे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा कठिन जरूर लगे आपको, लेकिन आप प्रयास करोगे, 1-2 बार इसको जरूर पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, सब चीज़ पॉसिबल है, तो याद हो सकता है आपको। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।